गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो बेटा मैंने लास्ट क्लास में रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का कंसेप्ट स्टार्ट किया था और 1s ऑर्बिटल के केस में रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा होता है उसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब मुझे इसी तरीके से 2s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल और उसके अलावा जो 2p ऑर्बिटल्स है या p ऑर्बिटल्स हैं उनका भी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को डिस्कस करना है। तो आप नोट करो, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर 2s ऑर्बिटल, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर 2s ऑर्बिटल। तो किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप ड्रॉ कर रहे हो तो सबसे पहले आपको उस ऑर्बिटल का ऑर्बिटल वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, जो आपको मैंने बोला है कि क्रैम करने की जरूरत नहीं है, ये गिवन होगा। तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन फॉर 2s ऑर्बिटल, अगर इसका एक्सप्रेशन देखें तो ये है इसका एक्सप्रेशन 1/2√2 पाई 1/2√2 पाई इंटू 1/a0 इंटू 1/a0 टू द पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस r अपॉन a0 2 माइनस r अपॉन a0 e टू द पावर माइनस r अपॉन 2a0। ये एक्सप्रेशन है ऑर्बिटल वेव फंक्शन का फॉर 2s ऑर्बिटल। ठीक है, 1/2√2 पाई इंटू 1/a0 टू द पावर हाफ इंटू 2 माइनस r अपॉन a0 e टू द पावर माइनस r अपॉन 2a0। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पता करना होगा कि ये जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन वैल्यू आर, ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो है आर की कौन सी वैल्यू के लिए जीरो होगा। ठीक है, तो अब ये इसके जीरो होने के लिए आर वैल्यू क्या होनी चाहिए ये पता करते हैं। तो देखो, फॉर साई 2s इज इक्वल टू 0। हाँ, ये मैंने बोला कि ये हमेशा गिवन होगा प्रॉब्लम में। ठीक है, ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन हमेशा गिवन होगा। तो अगर साई 2s आपको 0 चाहिए तो साई 2s 0 कब हो सकता है? देखो, ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म है, ये तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, ये कभी 0 नहीं हो सकती। ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, ये भी 0 नहीं हो सकता। ये वाले टर्म को अगर आप देखो तो ये 0 हो सकता है आर के करस्पॉन्डिंग, और ये भी 0 हो सकता है आर के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? और साई 2s इज इक्वल टू 0, आइदर 2 माइनस r अपॉन a0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइदर 2 माइनस r अपॉन a0 इज इक्वल टू 0। अगर ये टर्म 0 हो जाए तो ऑब्वियसली ये पूरा राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो साई 2s 0 हो जाएगी। इसका मतलब यहां से अगर आप देखो तो यहां से आपको मिल जाएगा r इज इक्वल टू 2a0, r इज इक्वल टू 2a0, ये यहां से मिलेगा। और क्या हो सकता है? e टू द पावर माइनस r अपॉन 2a0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब है e टू द पावर माइनस r अपॉन 2a0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 1 अपॉन e टू द पावर r अपॉन 2a0 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी इंफिनिटी को टेंड करे
ठीक है, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी अगर इंफिनिटी को टेंड करे तो ये क्वांटिटी जीरो को टेंड करेगी। ठीक है, तो यहां से आप ये बोल सकते हो दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू इन्फानाइट। जब आर इन्फानाइट हो जाएगा यहाँ पे तो ये टर्म 1 अपॉन ई टू द पावर आर अपॉन 2a0 ये टर्म जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो एक तो जब r 2a0 के बराबर होगा तब साई 2s जीरो होगा, और दूसरा जब r इंफिनिटी होगा तब साई 2s जीरो होगा। अब r इंफिनिटी तो कोई मतलब जब कोई फाइनाइट वैल्यू तो है नहीं, तो ये इसको तो आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि कब यहाँ पे मतलब ये इंफिनिटी वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, लेकिन r इज इक्वल टू 2a0 को आप क्लियरली प्रेडिक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब एक बात और देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे r इज इक्वल टू 2a0 पे साई 2s जीरो होगा, तो अगर r वैल्यू 2a0 से कम हो तब क्या होगा? तो अगर r 2a0 से कम है, जरा देखना, ये लेस देन 2a0 है, मतलब ये वैल्यू जो है वो लेस देन 2 हो जाएगी, r अपॉन a0 वैल्यू लेस देन 2 हो जाएगी। और अगर r अपॉन a0 वैल्यू लेस देन 2 है तो फिर ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। अगर r 2a0 के बराबर 2a0 से कम है तो ये क्वांटिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और जब r 2a0 के बराबर होगा तो ये जीरो हो जाएगा, और अगर r 2a0 से ग्रेटर होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं? अगर r 2a0 से ग्रेटर होगा तो ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा तो साई 2s नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब आप देखो, ये r इज इक्वल टू 2a0, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है यहाँ पे। तो अब कर्व ड्रॉ करते हैं इसके बेसिस पे। साई 2s और r के बीच में कर्व ड्रॉ करें। ठीक है, अब देखो, एज्यूम कर लेते हैं कि ये वैल्यू जो है ये 2a0, ये 2a0। अब देखो क्या होगा, यहां पे कर्व यहां कहीं से स्टार्ट होगा। जब r वैल्यू 2a0 से कम है तो पॉजिटिव है। और मैंने आपको अब आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, एक बार एक्सप्रेशन पे वापस आते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखो, अगर हम r को इंक्रीज करते हैं तो ये क्वांटिटी, अगर हम r को इंक्रीज करेंगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। डिक्रीज। और ये डिक्रीज करेगी तो साई 2s डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? इसके डिक्रीज करने की वजह से साई 2s वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ये कर्व स्टार्ट होगा एक मैक्सिमम वैल्यू से, एक मैक्सिमम वैल्यू से कर्व स्टार्ट होगा, और ये जो है धीरे धीरे करके ये टेंड करेगा, ये यहां पे जीरो हो जाएगा। जब r इज इक्वल टू 2a0 होगा तो ये साई 2s वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जब r 2a0 से ग्रेटर होगा, तो r 2a0 से ग्रेटर होगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। साई 2s नेगेटिव हो जाएगा, मतलब अब ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आएगा, और इसका एम्पलीट्यूड एक बार जो है वो इंक्रीज करता है। अब एक बार वापस फिर से कर्व को देखो, एक्सप्रेशन को फिर से देखो। देखो, अगर आप r को बढ़ा रहे हो तो ये इस क्वांटिटी को किधर लाएगा? जीरो की तरफ लाएगा, है कि नहीं? यस सर। अगर आप r को इंक्रीज करोगे तो ये वाला टर्म जो है डिक्रीज करेगा, मतलब धीरे धीरे करके ये क्वांटिटी जो है ओवरऑल क्वांटिटी जीरो की तरफ टेंड करेगी। तो अब देखो, एक बार तो कर्व नेगेटिव साइड में चला गया,
लेकिन फिर r बढ़ाने पे क्या होता है, ये वापस जीरो की तरफ आता है। नेगेटिव साइड में रहते हुए ये कर्व क्या करेगा, वापस जीरो की तरफ आएगा। ये साइड 2s इज इक्वल टू जीरो वाला ये पूरा लाइन होगा। इस पूरे लाइन पे साइड 2s वैल्यू जीरो होगा। तो एक बार ये मिनिमा को अचीव करेगा और उसके बाद फिर इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा और ये वापस जीरो की तरफ आएगा। बट फाइनाइट डिस्टेंस पे ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि साइड 2s इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये जीरो होता है। तो अब साइड 2s इज इक्वल टू ये r इज इक्वल टू इनफाइनाइट कहां पे लाई करेगा, ये कुछ फिक्स नहीं। इस वजह से ऐसा कर ऑब्जर्व होगा। अब इसमें आप देख सकते हो इस पार्ट में ऑर्बिटल वेव फंक्शन वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। इस पार्ट में ऑर्बिटल वेव फंक्शन वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और यहाँ पे ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज इक्वल टू जीरो होगा। तो ये कर ऑब्जर्व होगा साइड 2s और r के बीच में। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस अब जरा देखो, अगर ऑर्बिटल वेव फंक्शन और r के बीच में कर्व हमने ड्रॉ कर लिया, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और r के बीच में भी कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं इसके बेसिस पे। साइड 2s स्क्वायर और r के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये मॉड Yes, साइज sir. स्क्वायर जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आप देख रहे हो साइड 2s वैल्यू डिक्रीज कर रही है और ये वैल्यू 0 to 1 है। तो अगर ये 0 to 1 लाई कर रहा है तो इसका मतलब लेस देन 1 है, तो ऑब्वियसली साइड 2s वैल्यू भी लेस देन 1 होगी और वो डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब मॉड साइज स्क्वायर और तेजी से डिक्रीज करेगा। Yes. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस कर्व का ट्रेंड जो है वो कुछ ऐसा होगा। ये बहुत तेजी से वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज करेगी और डिक्रीज करके ये 0 पॉइंट से पास करेगा। कब जीरो होगा, जब ये साइज जीरो होगा तो स्मॉड साइज स्क्वायर भी जीरो होगा। क्लियर? Yes, sir. जब साइज जीरो होगा तो स्मॉड साइज स्क्वायर जीरो होगा। अच्छा, अब इसके बाद आप देखो, अब ये नेगेटिव साइड में जा रहा है। ये कर्व किधर जा रहा है, नेगेटिव साइड में जा रहा है। क्या ये नेगेटिव साइड में जाएगा? No, sir. नहीं जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो यहां भी ये पॉजिटिव साइड में जाएगा, ऊपर की तरफ Amplitude जाएगा, बढ़ाते एम्पलीट्यूड इसका इंक्रीज करेगा। ठीक है? जब देखो, जब ये मिनिमा को अचीव करेगा ना तो ये मैक्सिमा को अचीव करेगा। उसके बाद आप देखो इसका एम्पलीट्यूड फिर से डिक्रीज करने लगा, ये 0 की तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका भी एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा और ये भी 0 की तरफ आएगा। ऐसा करो ऑब्जर्व। ये 2a0 बेटा, ये क्लियर है बेटा? Sir. हाँ बोलो। सर मतलब ये दोनों ऑपोजिट फेज में है ना, ये दोनों ग्राफ ऑपोजिट फेज में है। अपोजिट फेज कैसे बोल सकते हो, ये दो अलग अलग कर्व हैं। ठीक है? ये मतलब जो है ऐसी वेव्स थोड़ी है जो है जो साइमल्टेनियसली एक ही सोर्स से प्रोसीड कर रही हैं। ये तो दो अलग अलग कर्व है। हाँ सकते हो, अगर आपको उस तरीके से ठीक लग रहा है समझना। तो जहां पे आप देख रहे हो ये मिनिमा को अचीव कर रहा है तो ये मैक्सिमा को अचीव कर रहा है। लेकिन सिर्फ इस पार्ट में आप बोलोगे, सिर्फ इस पार्ट में। अब इधर आप देखो, ये भी जब मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है, तो थ्रू आउट नहीं है। अच्छा, अब देखो मिरर अलोंग एक्स, और मिरर अलोंग एक्स का क्या मतलब है भाई? ये मिरर इमेज तो दिख नहीं रहे। मिरर इमेज कहां दिख रहे हैं ख्वाहिश? जो नेगेटिव पार्ट है उसका मिरर इमेज है ना, पॉजिटिव। उस पार्ट के लिए आप बोल सकते हो। यस सर, उसके
अच्छा अब देखो, अगर हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को कंसीडर करें, तो यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा होगा? फोर पाई आर स्क्वायर डी आर मॉड साई 2s स्क्वायर और r के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें ये वाला टर्म जो है ये तो हमेशा इंक्रीजिंग है, इसको अगर आप देखो तो ये समटाइम्स इंक्रीजिंग है, समटाइम्स डिक्रीजिंग है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लो ये तो हमेशा इंक्रीज कर रहा है, अगर ये भी इंक्रीज करे तो प्रोडक्ट वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर आर के साथ हमेशा इंक्रीजिंग है, ठीक है। मॉड साई स्क्वायर भी अगर इंक्रीजिंग हो जाए तो फिर प्रोडक्ट वैल्यू बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो जब कर्व स्टार्ट होगा तो स्टार्ट में 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वैल्यू 0 होगी, तो ऑब्वियसली ये कर्व भी 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इनिशियली 4 पाई आर स्क्वायर डी आर डोमिनेट करता है ओवर मॉड साई स्क्वायर, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करके ये एक पीक को अचीव करेगा। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर मॉड साई स्क्वायर, आप मॉड साई स्क्वायर वाला कर्व भी साथ में देखते जाओ, मॉड साई स्क्वायर वाला कर्व को आप साथ में देखते जाओ, ठीक है। मॉड साई स्क्वायर वैल्यू फिर डिक्रीज करके बहुत छोटी हो गई, 0 की तरफ आ रही है, इसलिए उसका डोमिनेंस जब होगा तो फिर ये कर्व डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करके ये 0 पॉइंट से पास करेगा। जब 2a0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब 0 पॉइंट से जब मॉड साई स्क्वायर वाला कर्व पास करता है, उसके बाद फिर मॉड साई स्क्वायर इंक्रीज कर रहा है। आप कर्व को देखो, मॉड साई स्क्वायर इंक्रीज कर रहा है, और 4 पाई आर स्क्वायर डी आर मैंने बोला हमेशा इंक्रीज करेगा। तो क्योंकि दोनों टर्म जो है इंक्रीज कर रहे हैं, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, एक बड़ा पीक ऑब्जर्व होता है, एक बड़ा पीक यहां पे अचीव होगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, आप देखो मॉड साई स्क्वायर इंक्रीज करके मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है, उसके बाद फिर से डिक्रीज करने लगता है। तो जब मॉड साई स्क्वायर डिक्रीज करके काफी छोटी वैल्यू को एक्वायर कर लेता है, तो उस सिचुएशन में फिर वो फिर से डोमिनेट करेगा, और उसके डोमिनेट करने की वजह से ये फर्दर डिक्रीज करेगा, बट ये आगे फाइनाइट डिस्टेंस पे कर्व 0 नहीं होगा। ऐसा करो ऑब्जर्व होता है, ठीक है। अब इसमें आप देखो 2s ऑर्बिटल के लिए जो रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वो यहां पे ऑब्जर्व होगा, ये जो सबसे बड़ा पीक जहां पे ऑब्जर्व होगा। ये होगा बेटा आर मैक्स, ये यहाँ पे आर मैक्स है। आर मैक्स अगर हम 2s ऑर्बिटल के लिए देखें तो ये 4a0 बाई जेड होगा, n स्क्वायर बाई जेड इंटू a0 से निकलता है, 4a0 बाई जेड होना चाहिए। क्लियर है? यस। अगर आप हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करोगे तो हाइड्रोजन एटम के लिए 4a0 होगा, हाइड्रोजन एटम के लिए 4a0 होगा। अच्छा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, 2a0 फॉर, ये 2a0 है फॉर हाइड्रोजन एटम, और ये 4a0 है फॉर हाइड्रोजन एटम। और अगर आप इसको कंसीडर करो
ये होगा बेटा ए नॉट। ठीक है, बेसिकली आप ये बोल सकते हो ये 1s ऑर्बिटल का पीक है, 1s ऑर्बिटल का ये पीक है, और ये 2s ऑर्बिटल का पीक है। बेसिकली 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल को कंसीडर करें तो दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। 1s ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल क्या है? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है, जिनका सेंटर कहां पे लाई करेगा? न्यूक्लियस पे लाई करेगा। क्लियर? यस सर। सर हम्म, अरे आर मैक्स इक्वल टू 4a नॉट z, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अरे बोहर से एटॉमिक मॉडल से है, यहां से है। ये 2s है, 2s ऑर्बिटल को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो n वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा, इसमें ये वाला जो पॉइंट है 2a नॉट वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है कि नहीं? यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे इसको? नोड बोलते हैं, नोड। डेफिनेशन लिखो, लिखो a three-dimensional space, a three-dimensional space present in an orbital, a three-dimensional space present in an orbital where probability of finding electron is 0, where probability of finding electron is 0. A three-dimensional space present in an orbital where probability of finding electron is 0 is called node, is called node, is called node. ठीक है, तो नोड क्या है? बोल रहा है कि नोड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो डिफिनीशन क्लियर हुई बेटा? यस सर। अब देखो बात आती है नोड के क्लासिफिकेशन की, तो आप लिख लो यहीं पे, नोड आर ऑफ टू टाइप्स, नोड आर ऑफ टू टाइप्स, नोड आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के नोड होते हैं, दो टाइप के नोड होते हैं। ठीक है, नंबर 1 रेडियल और स्फेरिकल नोड। रेडियल और स्फेरिकल नोड, रेडियल और स्फेरिकल नोड। तो देखो रेडियल और स्फेरिकल नोड आप नोड यहां पे ये नेम से ही समझ सकते हो कि जैसे आप न्यूक्लियस से रेडियली आउटवर्ड जा रहे हो, न्यूक्लियस से आप रेडियली आउटवर्ड जा रहे हो। ठीक है, तो रेडियली आउटवर्ड जाने पे एक आपको सर्कुलर स्पेस मिलेगा, एक सर्कुलर रिंग मिलेगी जहां पे 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। सर्कुलर या थ्री डायमेंशनली वो एक स्फीयर होगा। आप अगर जो है ये 2s ऑर्बिटल का शेप को अगर आप रिकॉल करो तो देखो एक बार जरा विजुलाइज करो जैसे मैं समझा रहा हूं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आप रेडियली आउटवर्ड जा रहे हो तो क्या होगा? न्यूक्लियस के आसपास 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, क्योंकि वहां पे रेडियल प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 है। फिर जब आप आगे बढ़ते हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करके एक डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड आता है। ठीक है, एक डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा, मतलब वो छोटा पीक पे डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा।
R इज इक्वल टू ए नॉट पे डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा। फिर जब आप ए नॉट से और आगे जाओगे, ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर आप उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखो तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा एक स्फीयर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होगा? एक डेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्फीयर होगा। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अब आप वहां से और आगे बढ़ना शुरू करते हो। अगर आप फर्दर आगे प्रोसीड करोगे तो क्या होता है, वो पीक से कर्व जो किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगातार डिक्रीज करती जाएगी और डिक्रीज करते 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 एक ऐसे पॉइंट पे वो पहुंच जाएगा जिस पूरे स्पेस में जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। उस पूरे पार्ट में क्या होगा? जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। वो जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला जो स्फेरिकल रीजन है, उस जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले स्फेरिकल रीजन को हम क्या बोल रहे हैं? नोड बोल रहे हैं। और वो नोड कौन से टाइप का नोड होगा? रेडियल और स्फेरिकल नोड होगा। क्लियर? यस सर। अब देखो, अब अगर आप उस जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले स्फेरिकल जोन से और आगे बढ़ते हो, आर वैल्यू और इंक्रीज करते हो, तो क्या होता है? फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगती है और बढ़ते 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 एक मोस्ट डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड आता है, जो पहले वाले डेंस क्लाउड से भी ज्यादा डेंस है। मोस्ट डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड आता है। ठीक है, और फिर जब आप ऑब्वियसली वो जो मोस्ट डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया, वो न्यूक्लियस से जिस डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, उसी को रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। और फिर वहां से जब आप और आगे जाओगे तो फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगती है, लेकिन जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन आपको नहीं मिलता, चाहे आप न्यूक्लियस से कितना भी दूर चले जाओ। तो ये है शेप जो है 2s ऑर्बिटल का, जिसमें आप देख रहे हो कि एक नोड प्रेजेंट है। और वो नोड कौन से टाइप का नोड है? वो रेडियल और स्फेरिकल नोड है। क्योंकि वो स्फेरिकल शेप का नोड है, इसलिए उसको रेडियल और स्फेरिकल नोड बोलेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो अब देखो, किसी भी ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड प्रेजेंट होंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रेडियल नोड present in an orbital, number of radial node present in an orbital is equal to n minus l minus 1, n minus l minus 1। ठीक है, अब इसमें n क्या है? where n is principal quantum number, of orbital, and L is azimuthal quantum number of orbital। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो डिस्कस होगा वो क्वांटम नंबर का ही कॉन्सेप्ट है, एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो ये है नंबर ऑफ रेडियल नोड प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। जैसे 2s ऑर्बिटल है बेटा, देखो 2s ऑर्बिटल, तो 2s ऑर्बिटल के लिए जो n वैल्यू है वो 2 है, और s ऑर्बिटल के लिए जो l वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये सारी बात आगे डिस्कस होने वाली है। इसके लिए n वैल्यू 2 और l वैल्यू 0, तो यहाँ पे पुट करो 2 माइनस 0 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो 1 रेडियल नोड होगा। आप देख रहे हो एक रेडियल नोड आ रहा है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना।
ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होंगे, तो आप बोलोगे n माइनस l माइनस 1। ये क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो, एंगुलर नोड जो दूसरे टाइप का नोड होता है उसको बोलते हैं एंगुलर नोड। नंबर 2, एंगुलर नोड। एंगुलर नोड, ठीक है। तो एक ऐसा भी नोड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है जो स्फेरिकल शेप का नहीं होता, बट उस पूरे नोड में, उस पूरे रीजन में जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो 0 होती है, तो उसको हम एंगुलर नोड बोलते हैं। तो कितने एंगुलर नोड एक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे, आप लिख लो नंबर ऑफ एंगुलर नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड present in an orbital is equal to L यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल। नंबर ऑफ एंगुलर नोड प्रेजेंट इन ऑर्बिटल इज इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल। इसका मतलब कि जो भी s ऑर्बिटल को अगर हम कंसीडर करोगे तो s ऑर्बिटल में कोई एंगुलर नोड नहीं होगा। s ऑर्बिटल में सिर्फ रेडियल और स्फेरिकल नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। s ऑर्बिटल में एंगुलर नोड प्रेजेंट नहीं होता। आप नोट में इस बात को लिख लो, लिख लो नोट में, लिखो therefore we can say that, therefore we can say that there is no angular node, therefore we can say that there is no angular node present in s orbital, there is no angular node present in s orbital। कोई भी s ऑर्बिटल हो, चाहे 1s हो या 2s हो या 3s हो या 4s हो, किसी भी s ऑर्बिटल में एंगुलर नोड प्रेजेंट नहीं होता। वहां पे सिर्फ एक ही टाइप का नोड प्रेजेंट होता है, अगर होगा तो एक ही टाइप का नोड होगा और वो होगा रेडियल और स्फेरिकल नोड। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ नोड कितने होंगे एक ऑर्बिटल में। तो टोटल नंबर ऑफ नोड present in an orbital is equal to number of radial node plus number of angular node। नंबर ऑफ रेडियल नोड प्लस नंबर ऑफ एंगुलर नोड यानी कि n माइनस l माइनस 1 प्लस l, n माइनस l माइनस 1 प्लस l, यानी कि ये क्या आ गया, ये आ गया n माइनस 1, n माइनस 1। तो किसी भी ऑर्बिटल में कितने नोड होंगे, तो आप बोलोगे n माइनस 1 के बराबर। तो आपसे अगर बोला जाए 4s ऑर्बिटल में कितने नोड होंगे, बोलो 3। 3 1s ऑर्बिटल में कितने नोड होंगे, 0 0। ठीक है। 3p ऑर्बिटल में कितने नोड होंगे, 2। 2। ठीक है, सिर्फ n वैल्यू आपको देखनी है कि n वैल्यू ऑर्बिटल के लिए क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग जो है हम डिटरमाइन करते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ नोड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे।
ऐसे अगर आप 3s ऑर्बिटल के लिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर ड्रॉ करो, मैं एक बार एक्सप्रेशन लिख देता हूं, आप खुद से एनालिसिस करो। देखो साई 3s का एक्सप्रेशन ऐसा है फॉर हाइड्रोजन एटम, 1/81√3 पाई, ये √3 पाई पूरे पे स्क्वायर रूट, 1/a0 टू द पावर 3/2 ब्रैकेट में 27 माइनस 18r अपॉन a0 प्लस 2r स्क्वायर अपॉन a0 स्क्वायर e टू द पावर माइनस r अपॉन 3a0। ये एक्सप्रेशन है साई 3s के लिए, ठीक है। तो अब जरा आप यहां पे एनालिसिस करो। कहीं ना कहीं तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा ना, मैं बराबर थोड़ी गाइड कर सकता हूं। सबसे पहले क्या करोगे, सर ये बता रहा है ना कि साई 3s कब 0 होएगा। हाँ सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑर्बिटल वेव फंक्शन वैल्यू 3s ऑर्बिटल के लिए कब कब 0 होगी। कल की क्लास जो ऑफलाइन मोड पे होगी कुरुक्षेत्र स्टूडेंट्स के लिए, उसमें मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के डाउट्स जो आपके होंगे वो डाउट्स को जो है डिस्कस करूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी मैं अपनी तरफ से कराऊंगा, ठीक है। यस और बाकी स्टूडेंट्स के लिए वही क्लास ऑनलाइन होगी। टाइमिंग क्लियर है ना सबको? यस संडे को टेस्ट क्लास के बाद होगा। हाँ
सर जब R2 होएगा और 9 होएगा तो दे देगा जीरो एक्सप्रेशन R0 और R9। क्या क्या आ रहा है बताओ। पता नहीं सर ठीक है नहीं वैसे R0 और R9 पे जीरो। अच्छा, तुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है क्या? अरे नोट का For psi 3s is equal to 0, either 27 minus 18 r upon a naught plus 2 r square upon a naught square is equal to 0, or e to the power minus r upon 3 a naught is equal to 0. अब e to the power minus r upon 3 a naught is equal to 0 ये तो तब होगा जब r इनफाइनाइट होगा, तो यस सर इसको तो आप भूल ही जाओ। आप इसको देखो, अगर आप a नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हो दोनों साइड में तो राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी तो जीरो ही होगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी 27 a नॉट स्क्वायर माइनस 18 a नॉट इंटू r प्लस 2 r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी r के टर्म्स में क्वाड्रेटिक दिख रही है यहाँ पे, इसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आता है ना? यस सर यस तो दोनों रूट क्या है वो बताओ। सर एक तो आ गया 7.125 ए नॉट अप्रोक्सीमेट। 7.125 यस सर ए नॉट, यस सर और दूसरा एक मिनट 2 ए नॉट अप्रोक्सीमेट 1.9 A नोट है प्रो 1.9 9 ए नॉट। चलो ठीक है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज R is equal to 7.1 A naught and 1.9 A naught, ठीक है।
और एक यहां से क्या आया, r इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब आप देखो, आप इस पूरे एक्सप्रेशन को, जो साई 3s का एक्सप्रेशन है, अब आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हो। दिस इंप्लाइज साई 3s इज इक्वल टू 1/81 रूट 3 पाई इंटू 1/a0 टू द पावर 3/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई r माइनस 1.9a0 मल्टीप्लाइड बाई r माइनस 7.a0 इंटू e टू द पावर माइनस r अपॉन 3a0। e टू द पावर माइनस r अपॉन 3a0, ऐसा लिख सकते हो। Yes, sir. अरे ये सबको समझ में आ रहा है भाई? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब ये समझ में आ रहा है तो फिर ये देखो कि अगर r वैल्यू 1.9a0 से छोटी होगी, अगर r वैल्यू 1.9a0 से छोटी होगी, तो ये वाला टर्म क्या होगा बेटा? Negative. नेगेटिव होगा। ये वाला टर्म क्या होगा? Negative. नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? Positive. ठीक है, तो एक तो ये है, आप बोल सकते हो कि इफ r इज इक्वल टू, इफ r इज लेस देन 1.9a0 then psi 3s is negative. If r is equal to 1.9a0 then psi 3s is equal to 0. If r is in between 1.9a0 and 7.1a0, क्या होगा? अब जरा देखो, 1.9a0 से बड़ा है r, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा। यस सर। Yes, sir. This one negative. लेकिन 7.1a0 से छोटा है, तो ये नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा, तो साई 3s क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। और इसी तरीके से इफ r इज ग्रेटर देन 7.1a0 then psi 3s is पॉजिटिव। तो ये उस केस में ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो वो ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये है सिचुएशन। अब इसके बेसिस पे कर्व ड्रॉ करना है भाई, ठीक है। अब कर्व ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, कर्व लिखना है। लिखना है, मुझे तो कर्व ड्रॉ करना है। चलो तुम लिखो। स्कूल एग्जाम को छोड़ करके इस पे बेस्ड क्वेश्चन बाकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्कूल एग्जाम को छोड़ दो। सर इन सभी ग्राफ्स को लर्न कर लेना। हाँ, सभी ग्राफ जो आप करवा रहे हो इनको लर्न करना है ना। जब लर्न ही करना होता तो फिर मैं ये सब इतनी कहानी क्यों बताता भाई? फिर सिर्फ सीधे ग्राफ न बनवा देता। सर आ रहे हैं, बस बन जाएंगे बस। समझ में? मैं क्या कहना चाहता हूं उसको समझो ना। अप्रोच आपको सीखना है बेटा। एक्सप्रेशन आपके सामने होगा, ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो है फिर आपको मॉडिफिकेशन करना आना चाहिए। हो सकता है ये एक्सप्रेशन ही चेंज कर दे, वो कुछ और लिख दे अपनी तरफ से, अनाप शनाप कुछ भी दे दे। यस सर। आपने जो लर्न किया वही बनाओगे, लड्डू पाओगे।
सर हाँ बोलो बेटा। सर फर्स्ट केस में वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, आपने नेगेटिव शो करी है। ऐसा है क्या? Yes, sir. हाँ सर। मैंने नेगेटिव कर दिया है? यस सर। सही है, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। बोला तो मैंने पॉजिटिव ही था, लिख दिया यहाँ पे नेगेटिव, मुझे लग रहा है। yes, sir. यस सर। साई 3s और आर। एक मैक्सिमम वैल्यू से कर्व स्टार्ट होगा और e टू द पावर माइनस आर अपॉन 3a0 के इफेक्ट की वजह से ये क्या होगा, Exponential. डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करके कहां पे जीरो हो जाएगा, 1.9a0 पे ये क्या हो जाएगा, जीरो। Zero. इससे 1.9a0 से कम वैल्यू पे ये क्या बना रहेगा, पॉजिटिव बना रहेगा। ठीक है। Yes. अच्छा, अब 1.9a0 पे ये जीरो हो गया, फिर 1.9a0 से 7.1a0 के बीच में क्या रहेगा, Negative. नेगेटिव। तो नेगेटिव तो पहले Okay, साइड में जाएगा और इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज। इंक्रीज होएगा। लेकिन मैंने बोला e टू द पावर माइनस आर अपॉन 3a0, वो बार बार उसको कहां ले आएगा, जीरो की तरफ लाएगा, yes, sir. है कि नहीं। तो ये एक मिनिमा को अचीव करके उसके बाद फिर क्या होगा, फिर से ये जीरो। जीरो पे 7.1 कहां पे जीरो होगा, फिर 7.1 and 7.1a0 पे जीरो हो गया। 7.1a0 पे ये जीरो हो गया, उसके बाद फिर 7.1a0 से ज्यादा वैल्यू अगर आप कंसीडर करोगे तो क्या है, positive. पॉजिटिव है। पॉजिटिव। फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन फिर से एक पीक को अचीव करके ये वापस जीरो की तरफ आएगा। क्यों, आर को इंफिनिटी। e टू द पावर माइनस आर अपॉन 3a0 की वजह से। ठीक है, ये है कर्वेटर। नेगेटिव, नहीं पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। आप देख रहे हो 1s ऑर्बिटल में क्या था, ऑर्बिटल वेव फंक्शन थ्रू आउट पॉजिटिव। 2s ऑर्बिटल में पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर वापस पॉजिटिव साइड में नहीं आया, जीरो की तरफ आ गया। 3s पे क्या हुआ, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर जीरो की तरफ आया। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. एक और चीज समझना, इस कर्व में जो ये एम्पलीट्यूड होगा ना, ये एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज करता है। जैसे यहाँ पहला वाला जो एम्पलीट्यूड है, ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, उससे कम, फिर ये और कम, तो ये एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज करेगा। अगर मान लो इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, इसका एम्पलीट्यूड A3 है, A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3। ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब जब ये कर्व ड्रॉ कर लिया तो साई 3s स्क्वायर और r के बीच का कर्व तो ड्रॉ कर ही लोगे। यस सर। Yes, sir. तो यहां भी क्या होगा, पहले ये एक मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करेगा और फिर ये बहुत तेजी से डिक्रीज होएगा। डिक्रीज करके
और 1.9 ए नॉट पे क्या हो जाएगा 0। ये 1.9 ए नॉट था, ये 7.1 ए नॉट है। ठीक है, तो 1.9 ए नॉट पे ये 0 हो गया बेटा। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर जब ये नेगेटिव साइड में गया तो ये पॉजिटिव साइड में ऊपर की तरफ आएगा। सिमेट्री उसी उतना ही। हाँ, अब ये यहाँ पे जब ये मिनिमम होगा ना तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब ध्यान देना, पहले वाले पीक से ये वाला पीक क्या होगा, छोटा। अच्छा, अब देखो फिर ये 0 से पास कर रहा है तो ये भी आएगा 0 पे, ये 0 पे आएगा। और फिर उसके बाद जब ये पॉजिटिव जाएगा तो ये भी पॉजिटिव जाएगा, बट पीक जो है पहले वाले से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे लगातार पीक वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती जा रही है। अब ये पॉइंट, हाँ क्या बोल रहे हो, डिक्रीज क्यों कर रही है? अरे भाई इससे जो है आप देखोगे तो साई स्क्वायर वैल्यू तो छोटी ही होगी ना साई से। साई से साई स्क्वायर वैल्यू छोटी होगी कि नहीं होगी? यस। ठीक है, तो मैंने अभी बोला था ना कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड अगर A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, इसका एम्पलीट्यूड A3 है, A1 इज ग्रेटर देन A2 इज ग्रेटर देन A3, ये ट्रेंड फॉलो होता है। तो नेचुरल सी बात है कि ये इसका जो एम्पलीट्यूड होगा A2 जो होगा वो इसका पीक को गवर्न करेगा, और A3 जो होगा वो इसका पीक को गवर्न करेगा। तो क्योंकि A2 जो है वो A3 से बड़ा है तो ऑब्वियसली जो है यहाँ पे ये थर्ड वाला जो पीक होगा वो सेकंड वाले से छोटा होना चाहिए। तो ये हो गया 1.9 ए नॉट और ये हो गया 7.1 ए नॉट। ठीक है, अब इन दोनों कर्व के बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, तब हम ड्रॉ कर सकते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर 3s ऑर्बिटल। फोर पाई r स्क्वायर dr इंटू साई 3s स्क्वायर, और r के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। 4 पाई r स्क्वायर dr वैल्यू इनिशियली 0 होगी तो इसलिए कर्व जो है 0 पॉइंट से पास करेगा, और 0 पॉइंट से पास करने के बाद फिर क्या होगा, ये 4 पाई r स्क्वायर dr के डोमिनेंस की वजह से ये पहले इंक्रीज करेगा, फिर एक पीक ये अचीव करेगा, उसके बाद फिर मॉड साई स्क्वायर वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है कर्व में, देखो वो डिक्रीज करके 0 की तरफ आ रही है, तो उसके डोमिनेंस की वजह से ये भी डिक्रीज करेगा और 1.9 ए नॉट पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 1.9 ए नॉट पे 0 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से अगर आप r को इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर dr तो हमेशा इंक्रीज करेगा, और मॉड साई स्क्वायर भी इंक्रीज करने लगा। 4 पाई r स्क्वायर dr इज ऑलवेज इंक्रीजिंग एंड मॉड साई स्क्वायर भी इंक्रीजिंग है, तो दोनों की प्रोडक्ट वैल्यू वो बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी, तो इसलिए यहाँ बड़ा पीक अचीव होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मॉड साई स्क्वायर वैल्यू फिर से डिक्रीज करके 0 की तरफ आ रही है, तो इस वजह से ये भी उस पीक को अचीव करने के बाद वापस ये 0 की तरफ आएगा, और 7.1 ए नॉट पे ये 0 हो जाएगा। 7.1 ए नॉट पे 0 होने के बाद क्या है, फिर से मॉड साई स्क्वायर वैल्यू आप देख रहे हो इंक्रीज कर रही है। तो आप जरा देखना, जो 4 पाई r स्क्वायर dr है अब तक इंक्रीज करके काफी बड़ी वैल्यू हो चुकी है। r के बढ़ने से 4 पाई r स्क्वायर dr वैल्यू अब काफी बड़ी वैल्यू हो चुकी है, और उसमें मॉड साई स्क्वायर के इंक्रीजिंग वैल्यू का सपोर्ट हो गया। इस वजह से क्या होगा, क्वांटिटी अब और भी तेजी से इंक्रीज करेगी, तो और तेजी से इंक्रीज करेगी तो क्या होगा,
एक तीसरा पीक आएगा जो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा पीक आएगा। और फिर उसके बाद आप देखो कि मॉड साई स्क्वायर वैल्यू एक पीक को अचीव करके वापस वो जीरो की तरफ आ रहा है, तो फिर उसके डोमिनेंस की वजह से ये भी डिक्रीज करके वापस जीरो की तरफ आएगा। तो कर्व का पैटर्न सबको क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। तो देखो, अगर हम हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स, तो ये होगा ए नॉट, ये क्या होगा 1.9 ए नॉट, ये क्या होगा 4 ए नॉट, ये क्या होगा 7.1 ए नॉट, ये क्या होगा 3 स्क्वायर, तो 9 ए नॉट होगा। यही आर मैक्स है। सारी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन ऑर्बिटल वेव फंक्शन का अगर आपको दे दें तो आप तीनों कर्व को ड्रॉ कर सकते हो? यस सर। रवि लिखना है 1 मिनट। लिखने और समझने का प्रोसेस अलग अलग चलता है। समझ समझ के लिखता है, यस सर। बाकी लोग बिना समझे लिख रहे हैं। वो जैसे जिसकी मर्जी। करवा दो सर। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर radial probability distribution curve for 2p orbital. तो अगर आप 2p ऑर्बिटल को कंसीडर करें तो 2p ऑर्बिटल के एक्सप्रेशन में, ठीक है, जो 2p का जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन है उसमें एंगुलर पार्ट भी आ जाता है, ठीक है, उसमें साइन थीटा का टर्म आता है। और साइन थीटा का टर्म आता है मतलब जो उसका ऑर्बिटल वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन है, तो जब साइन थीटा को अगर हम कंसीडर करें तो जब थीटा वैल्यू जो है वो जीरो होगी तो साइन जीरो क्या होगा, जीरो होगा, तो वो पूरा टर्म जो है जीरो हो जाता है। तो उसमें एक एंगुलर पार्ट आ जाता है, तो एंगुलर पार्ट के होने की वजह से इसका जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन और आर के बीच में कर्व है, मैं इस कर्व से सीधे स्टार्ट कर रहा हूं।
ऑर्बिटल वेव फंक्शन और आर के बीच में कर्व, ठीक है, वो कुछ ऐसा कर्व ऑब्जर्व होता है। अब कर्व में डिफरेंस क्या है कि जो एस ऑर्बिटल के लिए कर्व है ना, ऑर्बिटल वेव फंक्शन और आर के बीच में, वो हमेशा एक मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है, लेकिन 2p जो p ऑर्बिटल के लिए कर्व है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ये डिफरेंस आपको हमेशा दिखेगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। वहां पे वैल्यू मैक्सिमम से स्टार्ट होकर के डिक्रीज करती है, 0 की तरफ आती है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट करके वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रही है, उसके बाद फिर फर्दर डिक्रीज करती है। अब देखो, ये तो साइड 2p और r के बीच में कर्व हो गया। अब इसी तरीके से साइड 2p स्क्वायर साइड 2p स्क्वायर और r के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं। तो नेचुरल सी बात है, जब साइड 2p 0 होगा तो साइड 2p स्क्वायर भी 0 होगा। ये इंक्रीज कर रहा है, तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज करना चाहिए, बट क्या होना चाहिए? फास्टर रेट। फास्ट इंक्रीज और स्लो इंक्रीज। अरे ये इंक्रीज कर रहा है तो इसको भी इंक्रीज करना चाहिए। समझ नहीं आ रहा तुम लोग? अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो नेचुरल सी बात है इसको भी इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन फास्ट इंक्रीज नहीं होना चाहिए, स्लो इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज साई स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ साई। ये बात क्यों भूल जाते हो? साई स्क्वायर वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। इसलिए क्या होगा, ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और इससे छोटा पीक लेकर के, और फिर क्या होगा, फिर ये डिक्रीज करने लगेगा। हाँ, डिक्रीज इसके कंपेयर में फास्ट मैनर में करेगा, इंक्रीज स्लो मैनर में करेगा, बट डिक्रीज फास्ट मैनर में करेगा। क्लियर है? यस। तो ये मॉड साई स्क्वायर और आर के बीच में कर्व हो गया। अब इसके बाद तीसरा कर्व आता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर 2p ऑर्बिटल। फोर पाई आर स्क्वायर डी आर मॉड साई 2p स्क्वायर और r के बीच में कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। तो कैसा कर्व होगा भाई? जब r 0 होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर 0 होगा, और उस कंडीशन में फिर ये पूरी वैल्यू 0 होगी। तो ये कर्व जो है 0 से स्टार्ट होगा। आर इंक्रीज करने पे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हमेशा इंक्रीज करता है, और मॉड साई स्क्वायर भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए प्रोडक्ट वैल्यू क्या होगी? 23 से इंक्रीज करेगी। यहाँ पे एक बड़ा पीक आना चाहिए, और फिर आगे मॉड साई स्क्वायर वैल्यू जब बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी 0 की तरह, जब वो टेंड करेगी तो फिर ये भी डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करके ये
जीरो की तरफ आएगा। तो ऐसा करो, ऑब्जर्व। हुआ क्लियर? यस यस सर। ठीक है, तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है फॉर 2p ऑर्बिटल। ऑब्वियस सी बात है कि आपके सामने ऑर्बिटल वेव फंक्शन का एक एक्सप्रेशन होगा। उस एक्सप्रेशन के बेसिस पे आप ये देखोगे कि ऑर्बिटल वेव फंक्शन वैल्यू कब कब जीरो हो सकती। तो अगर मान लो कि सिर्फ उसमें r पार्ट है, रेडियस डिपेंडेंट पार्ट है, एंगुलर पार्ट नहीं है, तो फिर तो रेडियस डिपेंडेंट पार्ट ही डिसाइड करेगा कि कब वो जीरो होगा। लेकिन अगर r के साथ उसमें थीटा वाला एक्सप्रेशन भी आ रहा है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, अगर ऐसा टर्म आ रहा है तो फिर आपको उस थीटा के करस्पॉन्डिंग भी देखना पड़ेगा कि r वैल्यू कब जीरो हो। जब थीटा के करस्पॉन्डिंग नहीं, थीटा के करस्पॉन्डिंग जब साई वैल्यू जीरो होती है। अब ध्यान से देखना, अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर थीटा के करस्पॉन्डिंग साई वैल्यू जीरो हो रही है तो उस थीटा के करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व होता है एंगुलर नोड। लेकिन अगर r की वजह से साई वैल्यू जीरो हो रही है तो उस r के करस्पॉन्डिंग क्या ऑब्जर्व होता है? रेडियल नोड। आया समझ में? सर रिपीट करना एक बार। भाई मैं ये बोल रहा हूं कि अगर r की वजह से साई जीरो हो रहा है तो r की जिस वैल्यू के लिए साई वैल्यू जीरो हो रही है उस r वैल्यू पे क्या ऑब्जर्व होगा? रेडियल नोड ऑब्जर्व होगा। यस सर। लेकिन अगर थीटा की सर्टेन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, थीटा की सर्टेन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग साई जीरो हो जाता है तो उस थीटा वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कौन सा नोड ऑब्जर्व होगा? एंगुलर नोड। हुआ क्लियर? यस सर। यस Yes, sir. तो ये तो एनालिसिस हो गई रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। अब देखो, अभी जो मैं बात बता रहा था, ऑर्बिटल वेव फंक्शन के कौन कौन से पार्ट्स ऑब्जर्व होते हैं। पार्ट्स ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन। पार्ट्स ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन, इसमें नोट करो, देखो ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ऑर्बिटल वेव फंक्शन possess two parts, possess following two parts. Orbital wave function possess following two parts. Orbital wave function possess following two parts. Number one, radial part. Radial part. Radial part. लिखो, लिखो, this part of orbital wave function, this part of orbital wave function, this part of orbital wave function depends upon, this part of orbital wave function depends upon principal and azimuthal quantum number both. This part of orbital wave function depends upon principal and azimuthal quantum number both. Principal and azimuthal quantum number both. And it is represented by, and it is represented by, and it is represented by R N L। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेडियल पार्ट को, R N L। आप देख रहे हो कि जो रेडियल पार्ट है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करता है और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस पे IIT एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
कि ऑर्बिटल वेव फंक्शन का जो रेडियल पार्ट है वो कौन कौन से क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है? तो प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है। नंबर 2, एंगुलर पार्ट। एंगुलर पार्ट लिखो, लिखो दिस पार्ट ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन, दिस पार्ट ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन, दिस पार्ट ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन, this part of orbital wave function depends upon azimuthal and magnetic quantum number both. Azimuthal and magnetic quantum number both. Azimuthal and magnetic quantum number both. And it is represented by, theta L M, theta L M, theta L M। क्लियर है? यस। तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट दोनों को गवर्न करता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा क्वांटम नंबर है जो रेडियल और एंगुलर पार्ट दोनों को गवर्न करता है? तो आप बोलोगे एजिमुथल क्वांटम नंबर। आपसे ये पूछा जा सकता है वो कौन सा क्वांटम नंबर है जो सिर्फ रेडियल पार्ट को गवर्न करता है? तो आप बोलोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा क्वांटम नंबर है जो सिर्फ एंगुलर पार्ट को गवर्न करता है? तो आप बोलोगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यस। आ रहा है समझ में? यस ठीक है। एजिमुथल क्वांटम नंबर L governs radial and angular part both, whereas principal quantum number governs only the radial part and magnetic quantum number governs only the angular part। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, अब देखो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली बोलते हैं कि क्वांटम नंबर 4 नंबर का एक सेट है। ठीक है, 4 नंबर का सेट है जो किसी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे, ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो इस क्लासरूम में अभी जो स्टूडेंट्स इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, इस क्लासरूम में ऐसा कोई भी 2 ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका कंप्लीट एड्रेस सेम हो। कोई भी ऐसा 2 स्टूडेंट नहीं है जिसका सेम एड्रेस हो। अब आप बोलोगे सेम एड्रेस में तो फिर एक चीज ये भी हो सकती है कि पता चला कि वो दोनों दो ट्विंस हो जो है, और वो नेचुरल सी बात है कि एक ही फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उनका कंप्लीट एड्रेस सेम हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता, कंप्लीट एड्रेस सेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उन दोनों के नेम में फर्क आ जाएगा। अगर आप वो ट्विंस को कंसीडर कर रहे हो, जो एक ही फैमिली के अगर 2 बच्चे हैं, तो अगर आप उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए भी आप देखोगे तो उनके नेम में डिफरेंस आ जाएगा। जब आप एड्रेस की बात करते हो तो उनका नेम को भी कंसीडर करोगे, तो उसके बेसिस पे आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो।
तो जैसे बोल रहे हैं कि कोई भी दो पर्सन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता, उसी तरीके से एक एटम के अंदर प्रेजेंट कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफर करता है। ठीक है, अब इसके लिए एक स्टेटमेंट जो है आता है, जिसको एक केमिस्ट थे जिनका नाम था वोल्फगॉग पाउली। वोल्फगॉग पाउली, डब्ल्यू पाउली। डब्ल्यू पाउली ने एक स्टेटमेंट दिया जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला कि एक एटम के अंदर प्रेजेंट कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी आइडेंटिकल नहीं हो सकती। आप स्टेटमेंट लिखो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू पाउली, according to W. Pauli, no two electrons in an atom, can have identical position and energy. Identical position and energy. ये डब्ल्यू पाउली का स्टेटमेंट है जो क्वांटम नंबर का बेसिस बनता है। अब पैरा चेंज करके लिखो द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, the position and energy of electron is determined with the help of certain numbers. The position and energy of electron is determined with the help of certain numbers called quantum numbers. With the help of certain numbers called quantum numbers. ठीक है, आगे लिखो पैरा चेंज करके। देखो फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, following four quantum numbers are required. Following four quantum numbers are required. For complete description of an electron, following four quantum numbers are required. Number 1, principal quantum number. कई बार इसको प्राइमरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको प्राइमरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इस क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया एन बोहर ने। सबसे पहले बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टर्म को यूज किया। नंबर 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसके और भी कई सारे नाम, और इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर।
और इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। जैसे इसको प्राइमरी क्वांटम नंबर बोलते हैं, उसी तरीके से इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। और इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया सोमरफील्ड ने। सोमरफील्ड ने एजीमुथल क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया। नंबर 3, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m और ml से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया लैंडे ने, LANDE। एंड नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इसको s, स्मॉल s और ms से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया उहलेनबेक एंड गाउडस्मिथ। SCMIDT, उहलेनबेक एंड गाउडस्मिथ, GOUDSCMIDT। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं जो एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इनका जो फर्दर डिटेल है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास यानी कि संडे वाली क्लास, जो कुरुक्षेत्र स्टूडेंट के लिए ऑफलाइन मोड पे हो। ओके बेटा, सर कल नहीं होगी ये ऑफलाइन क्लास? कल वाली क्लास जो होगी वो डाउट क्लास होगी। ओके सर। वो उसमें मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, और संडे को जो क्लास होगी वो थ्योरेटिकल क्लास होगी, जो इसी का कंटिन्यूएशन होगा। ठीक है सर। हाँ बोलो सर, टेस्ट में कहाँ तक आएगा? बोहर एटॉमिक मॉडल या फिर आगे हो गया? टेस्ट आएगा आपका हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक। ठीक है।